नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तो आखिर जिस चीज़ को लेकर हफ्तों नहीं बल्कि महीनों से तैयारी चल रही थी वो दिन आ गया है। पहले फेज़ का चुनाव हो रहा है। भारत में कई राज्यों में फ़िलहाल विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें सबसे अहम दो राज्य हैं पश्चिम बंगाल और साथ साथ असम। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी एक नई पार्टी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही है, 10 साल से वहां ममता बनर्जी की सरकार है और भाजपा ने वहां काफ़ी विभाजनकारी जो राजनीति है और नीतियां हैं अपनी, उनको एक तरह से आगे रखकर ये कहने की कोशिश की है कि किस तरह से जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पूरी राजनीति है ममता बनर्जी की या उससे पहले लेफ्ट की, उसके बरक्स वो अपनी एक राष्ट्रवाद की या हिंदुत्व की राजनीति को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी को 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक तरह से एक सत्ता विरोधी भावना का सामना तो करना पड़ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार लोकप्रिय बनी हुई हैं। इसके अलावा असम में भी बेहद अहम चुनाव हो रहा है, जहां सत्ता विरोधी भावना का सामना जो करना पड़ेगा वो भाजपा को करना पड़ेगा। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर जो बेशतर सीटें हैं वो जंगल महल इलाके की हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में इनमें से ज़्यादातर सीटें चली गई थी भाजपा को। और इसलिए भाजपा उम्मीद ये कर रही है कि इस कम से कम फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में उसको वापस वही परफॉर्मेंस वो अपना रिपीट कर पाएगी जो 2019 के चुनाव का था। उधर असम का हम जिक्र करें तो 126 सीटों में से 47 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जो सोनोवाल हैं उनकी सीट भी उसमें शामिल है। स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी, उनकी सीट भी शामिल है। इसमें त्रिकोणीय एक तरह से मुकाबला है। तो दोनों तरफ बेहद अहम चुनाव है। असम को बीजेपी चाहेगी कि उस पर अपना कब्जा बरकरार रखे। उधर बंगाल के किले को ढाने की या उस पर अपना झंडा लगाने की कोशिश लगातार भाजपा की बनी रहेगी। ऐसे में ये देखना है कि जो वहाँ ताज़ा हालात हैं, ज़मीनी हालात हैं, वो क्या हैं। हमारे दो संवाददाता अजय आशीर्वाद, हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के फिलहाल वेस्ट मिदनापुर के नारायणगंज में हैं वो, जो कि खड़गपुर के पास है। उन्होंने बताया वहीं सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और रुककर गाड़ी में हमसे बात करने के लिए उन्होंने कुछ वक्त निकाला है। साथ ही हमारे साथ संगीता बरुआ भी मौजूद हैं। संगीता बरुआ गोलाघाट में मौजूद हैं। असम के दोनों जगहों पर आज चुनाव हुआ है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। असम में जहां गोलाघाट में मौजूद हैं संगीता, वहां भी चुनाव हुआ है। अजय, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो फेज़ आज का रहा, इसमें कितनी अहम सीटें रहीं, आपको किस तरह के संकेत आपको नजर आ रहे हैं, कितना अहम था ये पहला फेज चुनाव का पश्चिम बंगाल के नजरिए से? जी आरफा, ये आज पश्चिम बंगाल के 30 से ज्यादा 30 के करीब सीटों पे आज चुनाव हो रहे हैं। पहला फेज है, बहुत ही लंबा चुनाव है ये। एक महीने के लगभग चलेगा ये 8 फेजेस में। तो आज जो मैंने अपना जो ट्रिप स्टार्ट किया वो पुरुलिया और बांकुड़ा और झारग्राम, ये जो जंगल महल वाला जो एरिया है वहां से स्टार्ट किया और आज वहां पर चुनाव हो रहे हैं। और वहां पर हर जगह में मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन है। ज्यादातर जब हम चुनावों को समझते हैं तो हम एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट है या नहीं है, इस तरीके का हम देखते हैं। लेकिन यहाँ का जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट है वो बहुत ही अलग तरीके का है। यहाँ पर तृणमूल के जो ममता बनर्जी से सभी लोग आपको दिखेंगे, सब खुश है, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, सब उनके काम की बहुत तारीफ कर रहे हैं। खास करके उनकी जो लगातार इतने सारे जो वेलफेयर मॉडल है, इतनी सारी स्कीम्स है समाज के हर तबके के लिए, उससे बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होने की संभावना ज्यादा है। उनको लग रहा है कि एक परिवर्तन होना चाहिए। एक तरीके से मुझे लगा, मैं बहुत ज्यादा इसकी पड़ताल करने की कोशिश की कि क्यों इस तरीके से है कि जब वेलफेयर मॉडल मिल रहा है तो बीजेपी की तरफ इतना झुकाव क्यों है। काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट है बीजेपी के सपोर्ट में इन फर्स्ट फेज के जो सीटों में। तो ये 3-4 चीजें बात निकल कर आई हैं। एक तो कि दीदी तो ठीक है, मगर जो नीचे के लेवल पे जो तृणमूल के जो लीडर्स है वो लोग बहुत करप्ट है। एक बहुत ही तोलाबाजी, कट मनी ले रहे हैं। और 2018 का जो चुनाव पंचायत का हुआ था उसमें वो लोग उन लोगों ने किसी को फाइल करने नहीं दिया, नॉमिनेशन ऑपोजिशन पार्टीज को, विरोधी दलों को। एक ये है। और तीसरी चीज है
कि मतलब ये जो दीदी तो ऊपर में ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना कंट्रोल जो है एक अपने नेफ्यू को दे दिया है। यही चीजें बीजेपी भी कह रही है, और ये बीजेपी का जो ये कैंपेन है वो काफी ज्यादा इंटीरियर्स विलेजेस तक भी ये सारी चीजें पहुंच गई हैं। ये जो बीजेपी का जो लैंग्वेज है, भाईपो पॉलिटिक्स, मतलब नेफ्यू की पॉलिटिक्स, कट मनी, और इस तरीके के जो कि तृणमूल के जो नेता है इस तरीके से करप्ट है, ये सारी चीजें हर आप आम इंसानों से बात कीजिएगा तो वो भी यही कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि कि ये जो एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स है, लोगों का ये कहना है पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां पे नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से जो सोशल और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हर जगह कमी दिखेगी, पश्चिम बंगाल में इस तरीके का नहीं है। आप अंदरूनी से अंदरूनी गांव भी जाएंगे तो वहां पे भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक स्कूल होगा जो सीपीएम के टाइम से है। तो लोगों ने सब बहुत सारे लोगों से हमने बात किया कि अच्छा सीपीएम के टाइम पे जो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी वहां पर इस तरीके का जो सोशल सिक्योरिटी का जो ये सारा मैकेनिज्म है वो इन प्लेस था। ममता ने आकर बहुत ज्यादा काम किया, ये वहां पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, रोड बनाया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स चालू हुई है। तो अब लोगों को लगता है कि उसकी कमी नहीं है। अब उनको लगता है कि अब जो अब एक नए तरीके का उन्नयन होना चाहिए, यहाँ पे उन्नयन कहते हैं डेवलपमेंट को, और उसका कहीं ना कहीं वो जो उस एस्पिरेशन पॉलिटिक्स जो है उसमें कहीं ना कहीं लोग मोदी की तरफ झुकाव हो रहा है। और वो ये चाह रहे हैं कि ये वेलफेयर मॉडल तो है, मगर हमारे पास नौकरी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, हमारे इनकम्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये चीज भी होना चाहिए। और वो दो चीजों पे लोग बीजेपी की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं इतनी ममता के काम के बावजूद। लेकिन अजय अजय हैरानी की बात यह है कि अब 7 साल लगभग प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में हुए हो गए। यहाँ पर नौकरियां जो हैं वो केंद्रीय स्तर पर लगातार घट रही हैं, भुखमरी की नौबत आ गई है। जिनके पास 7 साल पहले नौकरी होती थी उनके पास भी नौकरी नहीं है। तो कौन सा एक आर्थिक रिकॉर्ड है ऐसा भाजपा का, या भाजपा शासित जो प्रदेश हैं? एकदम सही बात है। मैंने कई जगहों में कहा भी कि मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ, और जितना अनएम्प्लॉयमेंट का दर अभी भारतवर्ष में है 40% से ज्यादा हो गया है, उतना कभी भी नहीं था। मगर ये सारे उन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, बांकुड़ा, पुरुलिया, जो बहुत ही अंदरूनी इलाके हैं, बहुत ज्यादा लिटरेट सोसाइटी नहीं है ये। और वहां पर एक बीजेपी जो जिस एनर्जी के साथ कैंपेन कर रही है, वहां पे उनको वो लग रहा है कि देखो ममता जी को भी देख लिया, वामफ्रंट को भी देख लिया, सबने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन अब बदलाव है, एक नई तरीके की उन्नति होनी चाहिए। और वो जो डेवलपमेंट की बात जो ये कह रहे हैं ऊपरी स्तर पे, उनको लग रहा है कि अब नए पार्टी को भी देख लेते हैं। ज्यादा 10 साल हो चुके हैं, तो अब एक नई पार्टी किस तरीके का काम करती है वो देख लेते हैं। उनको अगर आप डेटा समझाएंगे, उनको अगर आप ये सारी चीजें कहेंगे कि भाई इस तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट के सेंटर में रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है और वो ज्यादातर पीआर प्रोपेगेंडा है, तो उनको वो सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। तो क्योंकि जी हाँ, फैक्टर्स का एक जो लोकल फैक्टर्स जो तृणमूल का जो लोकल लेवल पे जो करप्शन चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मोदी के बारे में या बीजेपी के बारे में एक अंदाजन एक इंप्रेशन बनाया है जो उनकी नजर में अच्छा है। और उनको लग रहा है कि अगर ये काम अच्छा नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद हम उन्हें निकाल देंगे। ठीक है जी। संगीता, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि जो सत्ता विरोधी लहर की बात कर रहे हैं, सत्ता विरोधी एक सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं अजय, पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, वो भाजपा के लिए असम में क्या आपको दिख रही है? क्योंकि असम जो है वो बेहद अहम राज्य है, पूरे जो उत्तर पूर्व है, पूरा उत्तर पूर्व भारत का जो एक हिस्सा है उस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए असम को अपने पास रखना बेहद अहम है भाजपा के लिए। जी जी। मैं एक बात अभी अजय जो कह रहे थे वो सुन रही थी। उन्होंने कहा कि हमने 2 पार्टी देख चुके हैं बंगाल के लोगों ने, जैसे उनको वो समझ में आया कि ऐसे कह रहे हैं कि एक नया पार्टी अब चाहिए। वो चीज 2016 में असेंबली इलेक्शन में असम में देखा गया। वही शब्द की इस्तेमाल की गई थी, परिवर्तन की, चेंज चाहिए। 15 साल के तरुण गोगोई सरकार के बाद एक चेंज चाहिए। अब जब हम देखते हैं कि अब एक री इलेक्शन की तरफ बीजेपी जा रही है, और आज इलेक्शन जहां मैं हूँ वहां फर्स्ट फेज की वोटिंग चल रही है, तो उसमें लोगों में ये एंटी इनकम्बेंसी जो है, मैं ये नहीं कहूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन
सवाल पूछे जा रहे हैं ग्राउंड में। और जो पहले जो एक लहर, जो एक नया पार्टी का जो उत्साह होती है लोगों में कि नया आएगा तो कुछ करेगा, वो चीज नहीं है। देखिएगा प्राइम मिनिस्टर से लेके सभी आ रहे हैं, इतने जो कैंपेनर्स हैं सभी आ रहे हैं, लेकिन वो जितनी पहली बार जैसे एक्सेप्ट किया जा रहा था और बहुत से लोग के लिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, वो चीज इस बार नहीं है। इस बार लोगों को जुगाड़ करना है, ये सब हो रही है। लेकिन तो इसलिए लोग बड़े टाइट लिप्ड है। एक तो बात ये है कि जहां पे भी मैं जा रही हूँ अपर असम में, मुझे ये दिखाई दे रहा है जहाँ पूरा अपर असम इस आज के डेट में वोटिंग कर रहे हैं, तो वहां ये है कि पार्टी को वोट दे कि कैंडिडेट को दे। यहाँ पार्टी कहते हैं कैंडिडेट्स को, पार्टी को दे कि प्रार्थी को दे। तो ये वाली बात बहुत ग्राउंड में सुनने को मिल रहे हैं कि बीजेपी के लिए जो एक लहर और ये सब इतना नहीं है इस बार। तो और लोगों को इश्यूज भी दिखाई, एम्प्लॉयमेंट की बात अजय ने किया, तो ये एम्प्लॉयमेंट की बात, लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है। जब आप नए लोग जो यूथ से बात करेंगे तो ये बात दोहराते हैं कि ऑफिशियली नियरली 17 लाख अनएम्प्लॉयड जो है रजिस्टर्ड है स्टेट गवर्नमेंट में। सो ये बात उनको बहुत ये बात है इनके मन में। और ऊपर से कांग्रेस ने एक 5वां एक गारंटी दी है, उसमें से एक गारंटी ये भी 5 लाख हम हमारे कार्यकाल में करेंगे अगर हम पावर में आए तो ये भी है। और दूसरी बात बहुत देखने को मिल रही है इस बार बोथ कांग्रेस से या बीजेपी से, जो ये एक बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स की तरफ एक यहाँ पे जाने की दिख रही है कि अगर आप मतलब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और ये चीजें बहुत आ रही है। बीजेपी ने अब एक उनका जो नया एक स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट का, अरुणोदय स्कीम, जिसकी तहत 830 रुपया मैरिड वुमेन खाते पे डालते हैं महीने। तो अब कांग्रेस कह रही है कि हम इसको 2000 तक बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो बीजेपी ने इनका मैनिफेस्टो निकाला थोड़ी दिन बाद, तो कह रही हम इसको 3000 तक बढ़ाएंगे। तो ये चीजें जो है, फ्री की स्कूटी देना, के बाइक देना लड़कों को, ये सब खूब बेनिफिशियरी जो पॉलिटिक्स होती है, मतलब फ्री के राइस देना, ये चीज कांग्रेस और बीजेपी हैं, तो इनके मेन वो यही बात खूब दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन संगीता, हैरानी की बात ये है, चुके हैं और कांग्रेस प्रमोट कर चुके हैं। संगीता हैरानी, जी हाँ संगीता, हैरानी की बात यह है कि ये हैरानी, हम लोग पूछ रहे हैं ग्राउंड में, हम भी पूछ रहे हैं कि ये इशू है क्या, लेकिन जब हम जाते हैं यंग लोगों के पास, पर्टिकुलरली कैंपसेस में, यूनिवर्सिटी, इनके लिए इशू है अभी भी। ये जो और क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी क्या, और डायरेक्ट ट्रांसफर में कुछ पैसे मिलेंगे क्या, ये चीज भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगे। और तीसरी बात ये है कि एक बड़ा समुदाय जो असम में है और तो आज वोट करते हैं चाय मकान के वोट, उनके जो लोग हैं वो अबाउट 23-24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बहुत बड़ी तरह से ये प्रभाव करते हैं। उनका मुझे जब मैं गार्डन, बहुत सारे गार्डन एरियाज में मैंने घूमी, तो मुझे ये लगा कि मतलब इनके कम्युनिटी जो पहले डिवाइडेड नहीं थे 2016 में, अब ये डिवाइडेड है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। कांग्रेस ने ऑलरेडी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ ही रहे हैं और प्रॉमिस कर चुके हैं कि इनका जो डेली वेज है वो बढ़ा दिया जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी 2016 इलेक्शन से पहले कहा था कि 100 दिन के अंदर ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो ये वाला बात जो इनके अंदर बहुत दिखाई देता है, तो मुझे ये लगता है कि इसमें भी एक फैक्टर ये होगा वोट डिविजन। जी संगीता और अजय, ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि भाजपा की जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो इस तरह से हमारे सामने पेश किया गया, मनरेगा से लेकर तमाम जो सामाजिक जो कार्यक्रम रहे यूपीए सरकार के, कि देखिए ये गरीबों में बांटकर लोगों को सक्षम नहीं होने दे रहे हैं, लोगों को पैरों पर नहीं खड़ा होने दे रहे हैं। और अब जो है भाजपा ही 4 कदम आगे बढ़ के उन्हीं स्कीमों को न सिर्फ के सर पे बिठा रही है बल्कि उसको और बढ़ चढ़कर आगे पेश कर रही है। लेकिन संगीता, मुझे ये बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो कैंपेन है वो बताया गया कि उन्होंने लेट कैंपेन शुरू किया एक ऐसे स्टेट में जहां के
सत्ता विरोधी एक लहर पैदा हो रही थी भाजपा को लेकर, उसका शायद उतना फायदा नहीं मिल पाया। क्या ये असेसमेंट ठीक है, या आपको लगता है कि स्ट्रांग कैंपेन रहा है असम में कांग्रेस पार्टी का? शुरुआत में जो है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन कांग्रेस ने असम में किया। इनफैक्ट अब ज्यादातर स्टेट जो इलेक्शन में की तरफ जाते हैं तो वहां दिखने को मिलता है कि बीजेपी लीड करती है कम कैंपेन और बाकी लोग कैचअप करते हैं। तो इसमें असम में इस बार देखा गया कि कांग्रेस ने लीड किया और बीजेपी ने कैच अप किया, क्योंकि अब जब देखिएगा कि मैनिफेस्टो में भी इन्होंने कहा कि हम 2000 रुपया जो गृहिणी कहते हैं, जो मैरिड विमेन है, उनको दिए जाएंगे। तो अब उसके बाद जब प्रेसिडेंट है वो उन्होंने आके असम में मैनिफेस्टो रिलीज किया तो उन्होंने ये बात कही कि हम अब 3000 करेंगे। तो एक रिएक्शन, तो उसके बाद जब आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, आज पहले आया उन्होंने बोकाघाट रीजन में, तो वहां पे उन्होंने कैंपेन का जो शब्द है, बहुत बड़ी एक शब्द है इस बार कांग्रेस की कि गारंटी, 5 चीजों की गारंटी। तो उन्होंने वो गारंटी वर्ड की इस्तेमाल करी और उनको हालांकि बहुत सारी चीजें कह रहे कि ये नहीं देंगे, ये देंगे, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल वर्ड की गारंटी की बात उन्होंने रिएक्ट करी। और ऊपर से बहुत बाद एक शब्द लाना पड़ा इस बार, तो ये है, कहते हैं कि आशीर्वाद, विच मींस आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स। तो ये कहते हैं कि वोटर्स की ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। तो उन्होंने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की इस्तेमाल की बाद में कि आपकी आशीर्वाद हमें चाहिए। तो मुझे लगा कि ये जो कैंपेन थी बहुत ही बढ़िया कैंपेन कांग्रेस का था और शुरुआत उन्होंने की। लेकिन और अनऑफिशियली बीजेपी ये बात भी मानते हैं, हमने जिनने से भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि इनकी कैंपेन तो बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बाद जो कैचअप जो किया बीजेपी ने, तो मुझे लगा दे आर वेरी गुड एट दैट। तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो थोड़ा हुआ जैसे मुझे लगा। जी हाँ अजय, संगीता, ये भी बहुत दिलचस्प है कि देखिए ये जो चुनाव हो रहे हैं 2 राज्यों में, जिनमें सीए को लेकर, जो सीए कानून जो पास हुआ उसके बाद से पहली बार उन 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहां इसका ठीक बरक्स प्रभाव दिख रहा है, ठीक उल्टा। जहां सीए को लेकर वोट मिल सकते हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा को, वहीं सीए के खिलाफ वोट पड़ेंगे असम में। अजय, जब आप इलाकों में घूम रहे हैं, जब आप खासकर जो गरीब, ग्रामीण, उस तरह के इलाके हैं जहां के सूचना नहीं बल्कि गलत सूचना, प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी मटेरियल तो चलिए पहुंचता ही पहुंचता रहा, लेकिन अब प्रोपेगेंडा पहुंच रहा है, झूठ का पूरा एक बाजार है, उसको लेकर, सीए को लेकर किस तरह की आपको भावनाएं नजर आई? किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं वहां? जी जी, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में एक चीज बीजेपी की जो माननी पड़ेगी कि वो जो चुनाव जो लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल का अगर इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग टाइम पर आकर बसे हैं। जो पूरा जो ईस्टर्न बॉर्डर है पश्चिम बंगाल में, वो पूरा रेफ्यूजी बेल्ट है। ये जो, जहां आज मैं फर्स्ट फेज के चुनाव में जहां घूम रहा था, वो छोटा नागपुर प्लेटू और जंगली जंगल वाले इलाके हैं, जो वहां पर एक आदिवासी बहुल इलाका है। प्लस उसके बाद आप नॉर्थ चले जाइए तो लेपचा और नेपाली और उस तरीके के ट्राइब्स आपको मिलेंगे, गोरखा ट्राइब्स मिलेंगे। और फिर आप नॉर्थ बंगाल, कूच बिहार और अलीपुर द्वार चले जाए तो वहां पर आपको कामतापुरी सेंटीमेंट जो स्टेट है। तो बीजेपी की जो बात माननी पड़ेगी कि उन लोगों ने बहुत ही केयरफुली जो ये भांप लिया पहले कि आप ममता बनर्जी या दीदी के खिलाफ कैंपेन चलाकर ये चुनाव नहीं जीत सकते, बल्कि एक विस्पर कैंपेन से चलाया जा सकता है जो कि लोकल पॉपुलेशन माइक्रो लेवल कैंपेन्स करे। जहां पर मैं फर्स्ट फेज के चुनाव में घूम रहा था तो एक विस्पर, ये जो लोकल टीएमसी लीडरशिप के खिलाफ एक सेंटीमेंट तैयार किया उन्होंने एक एस्पिरेशन वाला कि देखो गुड़गांव में, देखो जहां जहां बीजेपी में है, यूपी में, और ये इतनी सारी ग्रेटर नोएडा में इतने ज्यादा इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तुम लोग को वो क्यों ना मिले। ये एक उन लोगों ने स्टार्ट किया। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनको हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन जो उनका प्लॉय होता है बाकी स्टेट में, नॉर्थ इंडिया में, वो वहां पर नहीं चल रहा है। यहाँ पर
तुष्टीकरण वाला जो उनका लॉजिक है कि माइनॉरिटी अपीसमेंट ममता बनर्जी कर रही है, वो भी नहीं चला है। यहाँ पे सीधा सीधा करप्शन का और इन सब चीजों का, किस तरीके से टीएमसी का रिप्रेशन है, 2018 के पंचायत चुनाव में इतना वायलेंस हो गया, किस तरीके से देखो तृणमूल के नेता सिर्फ सारा इतनी बड़े बड़े घर, इतनी संपत्ति बना ली, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है, ये चला। ये एकदम जो पश्चिम बंगाल का जो सबसे गरीब सारे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इस तरीके से। अभी मैं पश्चिम मिदनापुर में आकर पहुंचा हूँ, तो यहाँ पर जहां 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 थोड़ा थोड़ा, या मुजफ्फरपुर में जहां थोड़ा थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहां पे लोगों ने फिर से मुझे वो बोलना चालू किया, माइनॉरिटी अपीसमेंट वाली जो थियरी है बीजेपी की, वो फिर से एक ग्राउंड गेन कर रही है। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो है, जहां पर तृणमूल का ये जो गढ़ माना जाता है, यहाँ पे काफी ज्यादा काम किया है तृणमूल ने। वहां पर एक यही एस्पिरेशन वाली जो पॉलिटिक्स है कि हम आपको जॉब देंगे, घर देंगे, तृणमूल के मैनिफेस्टो में या वेलफेयर मॉडल में जितनी भी चीजें लोगों को मिल रही है, उसी का एक हाइटेंड वर्जन, एडवांस्ड वर्जन बीजेपी प्रॉमिस कर रही है। फिर आप बॉर्डर वाले इलाके में आप चले जाए, जहां पे सीए और रेफ्यूजीज बहुत है, तो वहां पर सीए और हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे, वहां पे उस माइक्रो लेवल कैंपेन है। ऊपर चले जाए अगर आप कूच बिहार और अलीपुर द्वार, जहां पे कामतापुर स्टेट का डिमांड बहुत पहले से था, तो वहां पर इस स्टेट को प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक सेपरेट स्टेट देंगे। तो एक माइक्रो लेवल कैंपेन्स डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन एंड रीजन बीजेपी इस तरीके से चला रही है। और जिस तरीके से एकदम बहुत ही प्लान तरीके से उनका कैंपेन है, जैसे कि हम दिल्ली या कलकत्ता में बैठकर समझ रहे थे कि बीजेपी का तो यहाँ संगठन ही नहीं है, लेकिन ये चीज देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो एक टाइम पे वाम फ्रंट के सारे नेता और सपोर्टर्स जो थे ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे, वो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो एसेंशियली अगर देखा जाए तो ये पुराना सीपीएम और तृणमूल के बीच की लड़ाई है, जो सीपीएम वाले हैं जो अब बीजेपी हो गए हैं सारे। प्लस उसके बाद दूसरी ये चीज है कि ये जो तो वो जो संगठन नहीं है, ये सोच रहे थे कि बीजेपी का कोई संगठन नहीं है, तृणमूल का बहुत संगठन है, तो उस तरीके से नहीं है। आज मैं झारग्राम में घूम रहा था, मैं गोपी बल्लभपुर में घूम रहा था, 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पोलिंग हुए, वहां पर देख रहा था मैं कि बूथ लेवल पे बीजेपी के बूथ लेवल पे ज्यादा लोग हैं, करीब 25 से 30 लोग बैठे हुए हैं, वहीं पर तृणमूल में 5-6 लोग बैठे हुए हैं, और सीपीएम और वामपंथ फ्रंट का जो है वो बूथ लेवल आधी से ज्यादा जगहों में मुझे दिखा ही नहीं। तो इस तरीके के है। तो ये जो मैंने बीजेपी के कुछ लोगों से पूछा कि आप लोगों का बूथ कमेटी कब बना, तो उन लोगों ने कहा 6 महीने पहले बन चुका है हमारा। तो एक एक चीज प्लान्ड तरीके से कर रहे हैं, जहां वहीं पर तृणमूल का जो कैंपेन है वो उन लोगों ने डैमेज कंट्रोल बहुत लेट करना स्टार्ट किया। बहुत सारी जगहों में मैं गया तो उन लोगों ने ये चीज समझ गए कि लोकल लेवल पे तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है लोकल लीडरशिप का। तो वहां जो प्रशांत किशोर आए पॉलिटिकल, उनको लगा कि इन लीडर्स को हटा के नया लीडर, मगर नए लीडर्स लगाते हैं, मगर ये नए लीडर्स लगे कब? ये लगे फरवरी में इस साल या दिसंबर से। इतनी चुनाव के इतने करीब आप जब लीडरशिप हटाएंगे और पहले नहीं करेंगे, तो उसमें बहुत सारे जनता, वो जो तृणमूल से जो निकाले गए लीडर्स हैं, वो भी अब बीजेपी में आकर उनकी कैंपेन कर रहे हैं या उनका वोट कर रहे हैं। प्लस ये जो पूरी जो एक बदलाव की हवा है, उसमें ये सारी चीजें जो एडवांटेज बीजेपी इसी की वजह से हो जा रहा है, जहां पे तृणमूल ऊपरी स्तर पे तो कैंपेन कर रही है, एकदम लड़ रही है अच्छे से बीजेपी से, लेकिन नीचे के लेवल पे उनके कैंपेन बीजेपी के सामने एक लेवल पे फीका पड़ रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल माइक्रो लेवल की जो खबर है, जब रिपोर्टर पहुंचता है और अपनी आंखों से जब देखता है, यानी कि जो पूरा नैरेटिव है पॉलिटिकल पार्टियों का, उससे अलग जब रिपोर्टर्स अपनी आंखों से अनबायस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, तो अजॉय जिस तरह से हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। संगीता, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से अजॉय बता रहे हैं कि सीए वगैरह को हटाकर, जो कि बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण नहीं बल्कि बूथ लेवल पर जिस तरह से काम कर रही है भाजपा। मुझे याद है कि जब ये पूरा सीए कानून पास हुआ था, असम बुरी तरीके से जल रहा था, लोग सड़कों पर मौजूद थे, मैं और आप बहस कर रहे थे और हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो पूरा राजनीतिक बेस है भाजपा का वो दांव पे लगाया है उन्होंने इस कानून के लिए। अब जबकि आप सड़क पर देख रही हैं, चुनाव के समय जब उसके टेस्ट होने की बारी आई है, तो क्या देख रही हैं आप? मतलब इतना बड़ा जो आंदोलन है उसका कोई भी रूप किसी भी तरह इस इलेक्शन में नहीं दिखेंगे। ये बात कहना कि एकदम ही नैरेटिव नहीं है, ये बहुत गलत होगी। हाँ, बहुत सारे नैरेटिव में है और उनमें से एक एंटी-सीए नैरेटिव भी है, पर्टिकुलरली आज के डेट के, आज का जो वोटिंग चल रहा है उसमें जरूर
आप मतलब दो चीजें देख लीजिए, एक तो दो पॉलिटिकल पार्टी एंटी सीए प्लैंक में ही फॉर्म हुआ है, तो वो किस लिए फॉर्म हुआ है अगर उसका कोई असर नहीं है ग्राउंड में। हाँ एक बात है, लेकिन इनको ये जो फॉर्म हुआ उनके बाद उनको काडर बनाना, इलेक्शन लड़ना, वो जरा सारा पैराफेर्नालिया जो होता है वो तैयार करने की समय नहीं मिली है। लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं इनके लीडर्स से तो ये कह रहे हैं कि हम बस अगला इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें आना था तो इसलिए हम आए हैं। हम जितने सीट या ना जीते हमें उसमें फर्क नहीं पड़ता है, बट वी वांट टू गो अहेड एंड दिस इज आवर प्लान। तो प्लान तो रहेगा, इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी खुद ही बहुत कॉन्शियस रह चुके हैं कि ये सीएए वाला मामला, तो उसके बाद इन्होंने भी ये किसी कहीं में भी इसको जिक्र नहीं किया है। लेकिन आप देखिएगा जिस दिन मैनिफेस्टो रिलीज हुए तो उन्होंने जेपी नड्डा साहब ने थोड़ा सा वो कहा कि हम सीएए लागू करेंगे, लेकिन ये एक पहला इनका स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट बीजेपी से आया। लेकिन ये कब आया, क्योंकि बहुत सारे नेशनल मीडिया में स्कोर कर चुके हैं कि सीएए वाला जो एंटी सीएए वाला प्रोटेस्ट है वो नहीं है। तो उससे मुझे लगता है कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस पार्टी को मिला और ये स्टेटमेंट वो देने के लिए आगे बढ़े असम से। और लेकिन उससे पहले उन्होंने सीएए की बात तो बंगाल में कर ही रहे हैं कि हम लाएंगे, लेकिन ये एक बात है। तो अब आप देखिए कि कल का तो आज वोटिंग है इस फर्स्ट, तो कल सारा नो इलेक्शनरी, लेकिन क्या किया, तो आजकल एक बहुत कन्वीनियंस चीज होती है कि एक स्टेट में आप 3-4 पेजेस कर दीजिए। तो कल अमित शाह जब आए तो एक तरफ से वो कह रहे थे जहाँ इलेक्शन अप्रैल 1 को होगी वोटिंग, लेकिन वो रोड के दूसरी तरफ इलेक्शन आज है मार्च 27 को, लेकिन टेक्निकली वो इस जगह में है। तो क्या थे वो कुछ नए शब्द की इस्तेमाल करे इन्होंने कि लव जिहाद की बात, और जब लैंड जिहाद की बात करते हैं तो काजीरंगा की बात करते हैं कि वहां से एनक्रोचमेंट हम हटाएंगे, लेकिन काजीरंगा में वोटिंग तो आज है। तो आप देखिए मतलब कैसे करने की भी और की भी कोशिश किए जा रहे हैं। तो और जी हाँ, अब आज की वोटिंग के बाद सीएए वाला मामला लेकिन असम में आएगा नैरेटिव में, पॉलिटिकल पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, संगीता, आप दोनों का शुक्रिया। ये भी आएगा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये एक हिंदू मुस्लिम वाला जो कम्युनल को लड़ाई, ये एक शुक्रिया आप दोनों का। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से जी सीएए वाला जो बात लोग करते हैं कि एंटी सीएए वाला नैरेटिव नहीं है, ये एक बहुत गलत चीज है। ये मतलब सोच बीजेपी भी सोच रहे थे और मीडिया सोच रहे थे, सारे लोग सोच रहे थे कि होगा, वो नहीं है ओनली नैरेटिव, वो ओनली नैरेटिव नहीं है, लेकिन इट्स वन ऑफ द नैरेटिव, एक नैरेटिव जो ग्राउंड में हमें दिखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय और संगीता, दोनों अपना ख्याल भी रखिए और बिल्कुल जो ऑथेंटिक। अरफा बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये ब्रॉडर जो नैरेटिव्स है वो बीजेपी तो चलाती रहती है, डेवलपमेंट सीए जो उनका जो डेवलपमेंट और एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा जो सीए है या लव जिहाद है इस तरीके से है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से वो टारगेटेड माइक्रो लेवल कैंपेन्स करते हैं और मल्टीपल सच पॉलिटिकल कैंपेन्स करते हैं, उसका कहीं ना कहीं लोगों पे ज्यादा असर होता है। क्योंकि मैं ये बांकुड़ा और कुरुलिया जगह में जब जाता हूँ तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा टीवी नहीं देखते हैं, ज्यादा ये सारी चीजें नहीं देखते हैं या बहुत ज्यादा न्यूज फॉलो नहीं करते हैं, मगर इतने लेवल पे डिबेट पे नहीं घुसते। उनका जो सारा जो आउटरीच प्रोग्राम है वो लगातार इस तरीके से है। तो एक तरीके से जो मुझे दिखा कि जो भी तृणमूल पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं है वो उनका कंसोलिडेटेड होता हुआ दिखा। वो चीज विरोधी दलों को भी एक लेवल पे समझने की जरूरत है कि अगर पॉलिटिकल कैंपेन अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके का भी एक कैंपेन पॉसिबल हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ऑथेंटिक खबरें तमाम द वायर पर आप देख सकते हैं, हमारे रिपोर्टर्स न सिर्फ के शहरी इलाकों में, न सिर्फ के नेशनल जो डिस्कोर्स है बल्कि उससे अलग बाकायदा जो वोटर्स हैं क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, उनके जरिए इन चुनावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।